नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी, आपका दोस्त हूं और आज बात करूंगा इकोनॉमी की सेहत की। कोरोना की हम लोग बातचीत करते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमी की सेहत काफ़ी खराब हुई है। इंडस्ट्री वेटरन और सीआईआई के प्रेसिडेंट उदय कोटक का ये कहना है कि सरकार को अब डायरेक्ट इंटरवेंशन करना चाहिए, कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए। जो बिल्कुल पिरामिड के निचले हिस्से में यानी अति गरीब लोग हैं उनको कैश देना चाहिए। उनके हेल्थ के कुछ हद तक हिस्से को रीइंबर्स करना चाहिए, क्योंकि तभी बात बनेगी। और बहुत सारे लोग जो जॉबलेस हो रहे हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ख़राब स्थिति है, उनको अब सीधी मदद की ज़रूरत है। ये स्थिति क्यों बनी, इसको भी थोड़ा संदर्भ में रखते हैं। जब से ये कोरोना की सेकेंड वेव आई है, उसके बाद से लगातार देश भर के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन्स लगे हैं। कुछ उसको पार्शियल कह सकते हैं आप, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कह सकते हैं, मॉर्निंग लॉकडाउन, नाइट लॉकडाउन, इवनिंग लॉकडाउन, जो भी आपको अच्छा नाम लगे आप उसको समझिए और आप महसूस कर रहे होंगे। उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें हुई हैं इकोनॉमी को लेकर के। इसीलिए बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस ने, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने अपनी रेटिंग्स जीडीपी के संदर्भ में कम कर दी है, अपने अनुमान घटा दिए हैं और उनको लगता है कि इससे नुकसान होगा। सबसे ताज़ा रिपोर्ट बार्कलेज की है, जो ये कहता है कि एक क्वार्टर का, यानी जो चालू क्वार्टर है इस समय अप्रैल, मई और जून को, उस क्वार्टर में लगभग 7.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा इकोनॉमी को, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो एक्टिविटीज़ हैं वो रुक गई हैं। नोमुरा की जो एक्टिविटी इंडेक्स है वो गिर के 100 से 61 पे आ गया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस स्थिति तक यहाँ पे चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं। तो बातचीत का मसला ये है कि डिमांड पुश करने के लिए, ग्रामीण इलाकों में रोज़गार देने के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट इंटरवेंशन सरकार की तरफ से हो। और अगर सीआईआई जैसा संगठन और उदय कोटक जो स्वयं एक बैंकर हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को अब एक कैश ट्रांसफ़र की व्यवस्था करनी चाहिए, उस बारे में सोचना चाहिए, तो ये विषय विचार करने लायक है। इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं, आपसे उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और सीए भी हैं, तो बहुत अच्छे से बैलेंस शीट, देश की बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से समझते हैं। फिरोज खम्बाटा जी हमारे साथ हैं, जो सीआईआई की फूड कमेटी के चेयरमैन हैं और रसना, जो एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है, उस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। साथ ही हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी हैं, जो देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय तक। और मुकेश मोहन गुप्ता जी हैं, बहुत जाना पहचाना नाम है, एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए बहुत काम करते हैं, अपना एक संगठन भी है और लंबे समय से इस दिशा में काम कर रहे हैं। और साथ ही सिद्धार्थ जैन है, जो एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार करने वाली कंपनी पिंग पोंग ग्लोबल है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में भाग लेने के लिए। मुकेश मोहन जी, मैं आपकी तरफ से आता हूं। सबसे पहले देखिए, जो परिस्थिति है और जिस संदर्भ में उदय कोटक जी ने ये बात कही कि अब शायद डायरेक्ट इंटरवेंशन का समय आ गया है, सरकार को अब लोगों के मदद के लिए सीधे कैश ट्रांसफ़र जैसी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और आरबीआई अगर अब नोट नहीं छापेगी तो कब छापेगी? क्योंकि आप उस सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं जिस पे सबसे पहले प्रभाव पड़ता है किसी भी लॉकडाउन का, किसी भी बंदी का, मंदी का, एमएसएमई सेक्टर। क्या हाल चाल है वहाँ पे? नहीं नीरज जी, देखिए ये जो आप रेफर कर रहे हैं उदय जी की बात को, मैं समझता हूँ कि सरकार ने तो पहले से ही बहुत सारी कोशिशें की है। हमने देखा है जब कोविड की पहली लहर आई थी, तब 20 लाख करोड़ का जब पैकेज अनाउंस हुआ था, मुझे याद है आज भी वो दिन जब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आई थी पहली बार अनाउंस करने के लिए, तो जितनी भी स्कीम्स अनाउंस की थी सबसे पहले शायद एमएसएमई सेक्टर के लिए अनाउंस की थी। और वो जो 3 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी थी, उसका काफी मदद मिला इन एमएसएमई सेक्टर को। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि ये जो स्थिति है, ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड स्थिति है, जो हमने कभी सोची नहीं थी, देखी नहीं थी। लॉकडाउन लग रहे हैं, व्यापार बंद हैं, लोग अपने घरों में हैं, चाहे वो व्यापारी हो या वो जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो सभी अपने घर में अगर बैठने के लिए बाध्य हैं। और ये किसी भी देश के जनता के स्वास्थ्य के लिए, उनकी जिंदगी के लिए शायद बहुत जरूरी है। मेरा यही मानना है कि हम परेशानी में हैं
बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हम पहली कोविड की लहर से जब बाहर आए थे, तो हमें ऐसा लगा था कि इकोनॉमी शायद फिर पटरी पर दौड़ गई है, फिर हमारी इकोनॉमी तेज गति से चलने लगी है। मैं समझता हूं कि अब की बार भी, और जैसे हमने देखा कि अभी रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं, रीस्ट्रक्चरिंग किया है, अलाउ किया है बिना डाउनग्रेड किए हुए एसेट क्वालिटी को। ये कदम है, और भी दिल मांगे मोर तो जरूर है। और मैं ऐसे समझता हूं कि शायद हमारी जो सरकार है वो इसको नजर इस पर रख रही है, और बहुत जल्द शायद कुछ और ऐसे अनाउंसमेंट होने चाहिए। कोटक जी की बात का भी शायद सरकार जरूर संज्ञान लेगी। जो विशेषज्ञ हैं, गोपाल जी जैसे विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, जो इकोनॉमी पर और देश की जीडीपी पर और सभी विषयों पर पूरा एक नॉलेज रखते हैं। लेकिन हाँ, एमएसएमई की जो हालत है वो सेक्टर वाइज मैं कहूंगा, कुछ एमएसएमई के सेक्टर ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा परेशानी है। तो वहीं पर मैं कहूंगा कि कुछ, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी भी कई बार बोलते हैं कि ब्लेसिंग इन द डिसगाइज, कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं नीरज जी जहां पर हमने देखा है कि उनकी जो मुकेश जी, हालत। उदय जी ने यह भी कहा है, मुकेश जी एक मिनट रुकिए, मुकेश जी, उदय जी ने यह भी कहा है कि जो 3 लाख करोड़ की एक स्कीम शुरू की गई थी जिसमें 1 साल का मॉरेटोरियम था, 3 साल के लिए स्कीम थी, लैंडिंग कराई गई थी, उस स्कीम को भी वो कह रहे हैं कि इसको 3 से बढ़ा के 5 लाख करोड़ की जानी चाहिए। क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि फर्स्ट वेव के बाद से पूरी रिकवरी हो पाती, इससे पहले सेकेंड वेव आ गई है। पहले वेव से अब तक के 10 करोड़ लोग आउट ऑफ जॉब हुए थे, उसमें से 15% को दोबारा जॉब नहीं मिला है। यानी 1.5 करोड़ लोग जो पहले कमा रहे थे अब वो नहीं कमा रहे हैं। अभी ये पहले वेव का आंकड़ा बता रहा हूं मैं आपको। सेकेंड वेव में अप्रैल लास्ट तक का अनुमान है कि 75 लाख लोगों की नौकरियां गई हैं, जो भी काम कर रहे थे, वो नौकरी से मेरा संदर्भ, जो भी व्यवसाय कर रहे थे। और ये अभी मई का आंकड़ा तो है ही नहीं। अब दुर्भाग्य है कि देश में कोई ऐसा ऑथेंटिक आंकड़ा सरकार देती नहीं है, तो जहां से मिलेगा वहां से आंकड़ा कोट किया जाएगा। इसलिए यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। फिरोज खम्बट्टा जी, मैं साथ रुकिए मोहन साहब। फिरोज सर, इंडस्ट्री की तरफ से, आपके चैम्बर की तरफ से, आपके प्रेसिडेंट की तरफ से अब यह बात कही जा रही है कि डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहिए, लोगों की सीधी मदद की जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि हमें अब बैलेंस शीट से ज्यादा लोगों की शीट पे ध्यान देना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल पे ध्यान देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति वो बता रहे हैं। आपका क्या कहना है? थैंक यू, आपने मेरे को ये पूछा। अभी ये हमेशा डिबेट रहा है लाइफ और लाइवलीहुड, और इंडस्ट्री ने कदम रख के, हमने खुद ने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिस्ट्रेन करना चाहिए बिकॉज लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर लाइवलीहुड भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे सेक्टर में ऐसे बहुत से सेक्टर है जो अभी तक उभर ही नहीं पाए, और वो सेक्टर आइडेंटिफाई करने बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और जो सेक्टर उभर नहीं पाए रहे हैं, वहां अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, वहां लाइवलीहुड की तकलीफ है, कोविड से ज्यादा आदमी भूखमरी से मरने वाला है। और अगर ये चलता रहा तो काफी एमएसएमई बंद हो जाएगी, और एमएसएमई बंद हो जाएगी तो जो 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 काम करने वाले वो ही बंद हो जाएंगे। तो जो एक जात का पैकेज आना चाहिए जिससे एक रिवाइवल मिले, और उसके 3 पहलू है पैकेज के। नंबर 1 है डायरेक्ट ट्रांसफर, जो आपने बोला, जो उसको मैं नाम दूंगा पेचेक प्रोटेक्शन। कि जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रहा है, आज रिसोर्ट बंद पड़ा है महीनों से, 1 साल से रिसोर्ट बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, तो उसके वेटर को कहां से सैलरी मिलेगा? तो गवर्नमेंट उसको पेचेक प्रोटेक्शन देवे, जो वर्ल्ड में हर कंट्री ने दिया है, और मिडिल इनकम कंट्री ने भी दिया है। तो पेचेक प्रोटेक्शन नंबर 1 है। नंबर 2 है कि जो सोशल बेनिफिट है, आज इंडस्ट्री ईएसआई पीएफ 20% देती है। गवर्नमेंट ने 3 महीने लास्ट टाइम जब मेन कोविड का लॉकडाउन था, तब गवर्नमेंट ने बताया था कि इसमें हम थोड़ी रियायत देंगे, और गवर्नमेंट थोड़ा ये सोशल बेनिफिट कम करेगी और अपनी तरफ से भरेगी। तो सोशल बेनिफिट का जो पैकेज लास्ट टाइम दिया था, उसको इमीडिएटली देना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का पैसा कटे, गवर्नमेंट उसको कंट्रीब्यूट करे ईएसआई पीएफ में। तो एक जात का एक सोशल बेनिफिट सबको बना रहा है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनियों को उभरने के लिए कंपनियों को इमीडिएटली स्टिमुलस पैकेज देने की जरूरत है, और वो भी वो सेक्टर जो आइडेंटिफाई किए हुए हैं, तो वो एक जड़ पाए। और ये जब पूरे डिस्कशन में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो हमने सीखा है, कि आज हमारी कंपनियां हर चीज में फॉरेन से डिपेंडेंट है। हमें ऑक्सीजनेटर नहीं बना पाए, हम वैक्सीन बना पाए तो वैक्सीन का वायल नहीं बना पाए, हम वो दोनों बना पाए तो हम लोग जो ड्रग है वो फंगस का ड्रग का एक अंदर का रॉ मटेरियल है वो नहीं आ रहा है। ऑक्सीडेटर बनता है तो उसका कार्बन चाइना से आ रहा है। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट जरूर है, और उससे दोनों काम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा
कि और इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी और हम आत्मनिर्भर हो गए कि जो एक एक्चुअली जो इंडस्ट्री में हम लोग कंप्लीटली फॉरेन पे या 50% फॉरेन पे डिपेंडेंट है, उसमें मैं कहता हूं गवर्नमेंट को इमीडिएटली इक्विटी सपोर्ट देना चाहिए इंडस्ट्री को। लो भैया 50 करोड़ लो, 1-2 करोड़ नहीं 50 करोड़ लो, ऑक्सीजन की फैक्ट्री लगा दो। और इंडस्ट्री को सपोर्ट करके ही ये हमको एक पूरा इंडियन इकोनॉमी को सेट करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं हर जो ऐसी कैलेमिटी आती है, वॉर हो कि जैसी ये पेंडेमिक हो, एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। और ये अपॉर्चुनिटी ये बार ये लाई है कि हम लोग ट्रूली सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ जा सके। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसमें हम सपोर्ट देंगे जी फिरोज जी, इसी बात को तो हार्प करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इंडस्ट्री का रिवाइवल भी हो कि एक जाएगा। नई सोच के साथ एक नए तरीके से आना पड़ेगा। और अब इंडस्ट्री भी इस बात को कह रही है। एक व्यू छोटा सा और ले लेते हैं, उसके बाद आता हूं गोपाल जी आपके पास। सिद्धार्थ जैन हमारे साथ हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार करते हैं। क्या हाल चाल है सिद्धार्थ जी? हाँ जी जी सिद्धार्थ जी, आपसे पूछा मैंने। बोलिए जी। शायद सिद्धार्थ जी, मैंने पूछा आपके कारोबार का क्या हालचाल है, ठीक ठाक चल रहा है क्या? और तो है ही नहीं, तो हालचाल तो खराब ही होगा। एक साल से लॉकडाउन से सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से मेरे जैसे सारे व्यापारियों का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में स्पेशली है, उनका कारोबार बंद है। क्योंकि किसी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार के लिए मेन लॉजिस्टिक्स चाहिए होता है। एक तो खुद जाने की हवाई जहाज की यात्रा, जिसके लिए व्यापारी खुद बाहर देशों में जाके सामान अपना बेचता है या खरीदता है, प्लस उसके अलावा जो शिपिंग करनी होती है, जो हमारा सामान आता है बाई एयर आता है या बाई सी आता है, वो सारी व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। पैसेंजर फ्लाइट्स हर गवर्नमेंट ने बैन कर दी। इवन इंडिया से आज सिर्फ दुबई जैसे मुल्क भी जाना हो तो कोई फ्लाइट नहीं है इस समय। और ये जरूरी भी है काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पूरे दुनिया में। इस समय किसी भी कंट्री में जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं है। और जो शिपिंग के जो हमारे सामान आता था, अगर हम किसी वजह से मंगवा भी पा रहे हैं, उसके कम से कम हम तिगुने और चौगुने कॉस्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारी महंगाई बढ़ती जा रही है। पिछले साल चर्चा का विषय था कि इंपोर्ट की जगह हमें अपने आप को आत्मनिर्भर होना है। तो मेरे हिसाब से जो कोरोना पैंडमिक ऐसी आपदा जो है कभी पहले 100 सालों में नहीं आई। 100 साल पहले सुना था ऐसी आपदा आई है। व्यापार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यापार अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। हर कंट्री को, हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, उसका फिनिश गुड्स कोई ना कोई या तो इंपोर्ट करना होता है या एक्सपोर्ट करना होता है। सब कुछ बंद है इस समय, काम बिल्कुल बंद है और उसकी वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। किसी भी गोपाल जी के पास चलते हैं सर, कुल मिला के धंधा चौपट है। रॉ मटेरियल नहीं है। गोपाल जी, 3 व्यू आपको मैंने सुनाए। कैश ट्रांसफर की बात हो रही है, उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात उदय कोटक जी ने रखी। उदय कोटक मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो इंडस्ट्री के जाने माने नाम हैं, बैंकर हैं, और CII उनके पीछे खड़ा है। वो उसके अभी कम से कम कुछ दिनों तक और उसके प्रेसिडेंट हैं। और इंडस्ट्री बॉडी ये कह रही है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का समय है। अब आपको नोट छापनी पड़े, ये कैसे करें, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि एक दुष्चक्र बनता जा रहा है गाँव में। जॉब लॉस भी हो रहा और डिमांड नहीं है। कैसे आप इसको चलाएंगे? तो हम लोगों ने बात पिछली बार, आपको याद होगा, तब भी ये चर्चा आई थी कि क्या एक सीधी मदद की ज़रूरत आन पड़ी है। क्या कहना है आपका? नीरज जी, देखिए, एक बात आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को अगर कोई कहते हैं तो ये केवल नहीं है कि कैश ट्रांसफर कर दो, नोट छाप दो। ऑलरेडी हमें सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखना है, शॉर्ट टर्म भी है। और इंडस्ट्री की डिमांड को मैं जायज़ गलत नहीं मानता, तो लेकिन सरकार कई काम करे, उसको कई बार हम लोग उनको इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते और मिल जाए। 3 लाख करोड़ का अच्छा पैकेज है, उसको 5 लाख कर दे। अभी 3 लाख करोड़ का करना है, सरकार का टारगेट अभी अचीव नहीं किया है। सरकार फूड जो है डिस्ट्रीब्यूशन में 2 महीने का और फ्री राशन ऑलरेडी काफी लोगों को, पूरी देश में 80 करोड़ लोगों के पास ट्रांसफर करने का पूरा काम कर दिया। 8 इन्स्टॉलमेंट अपने आप में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ट्रांसफर कर दी। 20,000 करोड़ का भी इसी महीने किया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी 14,500 करोड़ बढ़ा दी है। जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट्स को सरकार पूरी तरह कंपेंसेट कर रही है। पिछला 21 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस किया था, अभी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो
और डिमांड होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन सरकार पूरी तरह से काम कर रही है हेल्थ सेक्टर में। इस वक्त आप एस्टिमेट नहीं करेंगे सरकार का कितना ओवर बजट खर्चा हुआ होगा। ऑक्सीजन है, बाहर से इंपोर्ट है, वैक्सीनेशन के ऊपर सारा है पूरा। अगर 140 करोड़ की पॉपुलेशन को पूरा वैक्सीनेशन करना है और यह सारी चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार चीजों को ध्यान में रखती है यह चीजें, लेकिन सरकार एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट रुकिए सर। पूरी बात तो हेल्थ में कैसे बजट आपका ऊपर चला गया? नहीं देखिए, पूरे उस बजट और कैसे चला गया आपका? वैक्सीनेशन की केवल बात नहीं कर रहा, हेल्थ के सेक्टर में पूरा सरकार का, चाहे आयुष्मान भारत को देख लीजिए, चाहे मैं कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। हमारे यहाँ पे एक चीज सब जगह से हो जाती है कि केंद्र सरकार से अगर हमने मांग कर दी तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। आप ये बताइए सरकार का फिस्कल डेफिसिट कितना हाई हो चुका है, कितना हाई हो जाएगा? सरकार का बोरोइंग स्टेट और सेंटर का 90% जीडीपी का हो चुका है। तो ये सब चीजों को भी हमें देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ इंडस्ट्री को, मैं पहले भी कहता रहा हूं, इनकी डिमांड जायज है, लेकिन बहुत कुछ चीजों को उन्हें कॉम्पिटिटिव बनानी पड़ेगी। अभी कुछ सनराइज इंडस्ट्रीज हैं जो कि हम ग्लोबल फुटप्रिंट आज के समय में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है, वैक्सीनेशन इंडस्ट्रीज है, इन सब पे हम अच्छी तरह से, जैसे गोपाल जी कैसे करेंगे? आप तो मतलब एकदम जो ना बजट भाषण सुना रहे हैं मुझे नहीं, एक मिनट रुकिए गोपाल जी, रुक जाइए प्लीज। अब ये क्या मुझे सुना रहे हैं कि अब दुनिया के फुटप्रिंट है, सनराइजिंग इंडस्ट्री। आप मुझे बताइए कि एक रेस्टोरेंट बंद है 1 साल से, वो क्या फुटप्रिंट बना लेगा? कहां से राइज कर लेगा वो? एक रिजॉर्ट खुला ही नहीं, पिक्चर हॉल खुले नहीं, मॉल्स खुल नहीं रहे, वो क्या कर लेंगे? मुझे बताइए, उनके पास क्या नया आइडिया आ जाएगा? आपको बताया ना, सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स किसानों को सब चीजों में कर रही है। सर देखिए, बात डायरेक्ट बेनिफिट की जो वो कह रहे हैं उनका ये देखिए, पिछले एक मिनट गोपाल जी, सवाल तो पूरा सुनिए। पिछली बार आपने प्रोएक्टिव होकर के 22 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया, तो अभी सरकार ट्रांसफर कर रही है फूड स्कीम्स में, मनरेगा में, प्रधानमंत्री किसान योजना में, जो आवास योजना में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो यह पैसा लिक्विडिटी इन्फ्यूज ही तो हो रहा है ग्रामीण क्षेत्र में। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो पैसा जा रहा है, अब एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट जा रहा है, फूड ग्रेन फ्री में दे रहे हैं, स्टिमुलस पैकेजेस अलग अलग तरह के जा रहे हैं, तो यह लिक्विडिटी में जा रहा है। और फिर सरकार की आप ये देखिए ना, रेवेन्यू कलेक्शन कितना कम हो रहा है, तो कितना मतलब डायरेक्ट कैश ट्रांसफर। ठीक है गोपाल जी, मैं समझ गया आप हाथ खड़े कर रहे हैं, आप हाथ खड़े कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं। मुझे भी पता है कि सरकार के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाएगा, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करिए। सर आप मुझे गिना रहे हैं कि सम्मान निधि में 14,000 करोड़ दिए, 500 रुपए आता है, आरबीआई भी कर रहा है ना। 500 रुपए में क्या होता है आज के जमाने में? एक महीने में मुझे आप ये बताइए 500 रुपए में क्या होता है? आप कह रहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ने सरकार में बहुत खर्चा कर दिया। मुझे एक काम ये बताइए कि सरकार ने ये अचानक से कर दिया जिससे लाखों करोड़ रुपए लग गए, कहां किया बताइए ना। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को खाली आपने व्यवस्थित किया, रेगुलेट किया है। आपने कोई दवाई फ्री में बंटवा दी क्या? आइवर में ये रेमडेसिविर फ्री में बट रही थी क्या? तो फिर ना कहां से खर्चा हो गया सर? आप रूटीन वे में चल रहे हैं। WPI 10% है, पेट्रोल 100 रुपए लीटर बिक रहा है। महंगाई का जो मार आने वाली है उसका अंदाजा ही नहीं आपको भी। तो जो एक तरफ से महंगाई की मार पड़ेगी, दूसरी तरफ लोगों की नौकरियां गई हैं, डिमांड जनरेट नहीं होगी, तो आप उस स्पाइरल में फंसेंगे ना सर। मैं उसी को तो तोड़ने की बात कर रहा हूं। नहीं, एक मिनट रुकिए सर, अभी प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकोनॉमी में चैलेंजेस हैं और उसके लिए सरकार के चैलेंजेस को, सर चैलेंजेस को अभी नहीं निपटेंगे तो कब? आप इंतजार कर रहे हैं कि टाइम विल हील इटसेल्फ, समय अपने आप सब चीज का उपचार कर लेता है, तो वो उपचार देखते हैं हो पाता कि नहीं। प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं, स्टेट बैंक को वो चला चुके बहुत लंबे समय तक, और कहा जाता है कि जो बैंकर होता है वो उससे ज्यादा समझ इकोनॉमी किसी के पास नहीं होती, क्योंकि रुपया का लेन देन वहीं से होता है। चौधरी साहब, एक डिमांड उठी इंडस्ट्री की तरफ से, उदय कोटक जी ने कहा कि सरकार को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना चाहिए, कैश ट्रांसफर करें, जो 3 लाख करोड़ की पिछली स्कीम थी उसको एक्सटेंड करके 5 लाख करोड़ करें। इस तरह कई सारे उन्होंने सुझाव दिए हैं। लेकिन मोटा सवाल यह है कि इस समय की जो परिस्थिति इकोनॉमी की दिख रही है, तमाम ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आप पढ़िए, बार्कलेज कह रहा 5.5 लाख करोड़ का नुकसान केवल 3 महीने में हो चुका है।
तो क्या सरकार जो कर रही है वो काफी है, या आपके हिसाब से इकोनॉमी में इस समय क्या स्थिति है? अरे ये प्रॉब्लम तो नेशनल प्रॉब्लम है, सरकार ने सब कुछ स्टेट्स पे छोड़ दिया है, तो ये क्या स्टेट वाइज प्रॉब्लम है? स्टेट वैक्सीन लाएं, स्टेट ये करें, तो ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं क्या स्टेट्स को? जी, इस टाइम पे जैसे कोटक साहब ने कहा है कि ये मत देखिए कितना डेफिसिट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जितना पैसा हो सकता है लोगों के हाथ में डालिए, किसान, मजदूर, वर्कर, इंडस्ट्री, सबको। और ये जो इंडस्ट्री का भी पैकेज दिया कि बैंक से लोन ले लो, उसको अपने पैकेज में इंक्लूड कर लिया। अरे ये क्या तरीका है? आप डायरेक्ट कैश दीजिए तो इंक्लूड कर सकते हैं, बैंक से पैसे ले लो वो हम इंक्लूड कर लेंगे। अब पीएम केयर्स में तो इतना हजारों करोड़ आया है, उसका कोई बताइए कि उसमें कितना पैसा बाकी है, उसको यूज कीजिए। जी गोपाल जी, 2-3 सवाल रखे प्रदीप चौधरी जी ने कि राष्ट्रीय समस्या है, इसको स्टेट्स पे छोड़ दिया आपने, और जो लोन के रूप में पैकेज दिया गया बोला ये पैकेज है, लोन दिलवाया आपने। कहते हैं ये पैकेज, ये बैंक से लोन ले लो वो पैकेज नहीं। प्रदीप जी, ग्लोबली पैकेज जिसको आप अंडरस्टैंड कर लीजिए, सेम तरीके से आप उसको ये कहिए कि 2.5 लाख करोड़ को सीधे कैश ट्रांसफर किया, ठीक है, हम भी ये कह रहे हैं, हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि 22 लाख करोड़ लोगों के अकाउंट में सीधा ट्रांसफर कर दिया। हम तो बता ही रहे ना कि उस पैकेज के कंपोनेंट क्या है। 3 लाख करोड़ अगर एसएमई को लोन के रूप में दे रहे हैं, आरबीआई भी गवर्नमेंट का पार्ट है, तो गवर्नमेंट अपने पर्स से देना। अरे लोन नहीं, के रूप अगर में आप दे रहे हैं ग्लोबल तो पैकेजेस वो को तो देखिए, उसका देखिए मीटर चल प्रदीप रहा जी, है। अभी चर्चा, प्रदीप जी आप ये जो भी कहना है, स्टेट गवर्नमेंट और सब लोग अगर अपनी डिमांड रख देंगे और केंद्र सरकार के चैलेंज और लिमिटेशन को नहीं समझेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ दिनों से मैं कई दिनों से देखा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट हमें ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, इंडस्ट्री हमें ये दे दो, वो दे दो। वैक्सीन कहाँ से लाएंगे? स्टेट्स के पास कोई ऐसे साधन नहीं थोड़ी होता। है। दो तरफ के मांगेंगे फार्मर्स कहेंगे कि हमारे को एमएसपी दे दो। नहीं, सुन तो लो, आप अब सुन लो, या आप, मैं बोल लूं या आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, मैं सुन लूंगा। आप तो इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं तो बोला ही नहीं। 10 लाख करोड़ का एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट कर ले। तो नीरज जी, आप आर्थिक व्यवस्था को समझते हैं, चैलेंजेस दोनों तरफ के हैं, आप कुछ भी डिमांड करिए, लेकिन लिमिटेशन, आप आरबीआई ने इतना सारा फंड ट्रांसफर कर दिया, इतने सारे जो क्रेडिट है वो गारंटी कर दी है, आरबीआई केंद्र सरकार ने आरबीआई ने कोई हाई लेवल पे गारंटी चले नहीं करी है। नहीं, रॉन्ग। आरबीआई ने कोई क्रेडिट गारंटी नहीं करी है। अभी कोविड का अभी रिस्पांस आके कितना ज्यादा आईबीसी और एनपीए के प्रॉब्लम होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ भी चाहिए। गोपाल जी एक मिनट रुकिए, गोपाल जी एक मिनट रुकिए, प्रदीप जी को अपनी बात एक बार रख लेने दीजिए, उसके बाद फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। प्रदीप जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। आरबीआई को एक सिंपल स्टेप करना है कि जो एनपीए है 3 महीना, गोपाल जी एक मिनट रुक जाइए ना, 3 महीना एरियर्स होने पर वो एनपीए होता है, उसको बोल दीजिए कि नहीं, 1 साल के लिए हम इस डेफिनेशन को 6 महीना एरियर्स होगा तो एनपीए होगा, उसमें आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और गवर्नमेंट बोलते मैंने पैकेज दे दिया। अरे साहब, अगर किसी वर्कर को तनख्वाह नहीं मिली और आपने कहा कि मैंने तुझे लोन अरेंज कर दिया, तो क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? उस पर तो और इंटरेस्ट बर्डन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट शुड गिव इंटरेस्ट फ्री लोन टू यूनिट्स, तभी जाके काम होगा। नहीं देखिए जी, तो प्रदीप जी अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार अपनी जेब से और पैसे निकाले या कहीं से मदद करे, तो इसमें जो डेफिसिट को लेकर के लोग बहुत रोते रहते हैं, उस पर आपका नहीं, क्या वो सब व्यू है? बाद में सोचना है, अभी डेफिसिट नहीं सोचना, अभी लोगों की जान के बारे में सोचना। कितनी बदनामी हो रही है देखिए। अब जवाब ले लेते हैं प्रदीप जी, रुकिए। पड़ोसी है बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनकी इतनी दुर्गति नहीं है जितनी हमारी है। ऐसी हालत तो कभी नहीं हुई। जी प्रदीप जी, बांग्लादेश में तो टेस्ट मैच गोपाल जी से जवाब ले। गोपाल जी अपना जवाब दे लीजिए, उसके बाद मैं दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। प्रदीप जी रुकिए एक मिनट। हाँ गोपाल जी जवाब दीजिए। नीरज जी, हाँ देखिए नीरज जी, हम यहाँ पे डिबेट अर्थव्यवस्था को लेके कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में कई स्टेक होल्डर्स होते हैं, कई पैरामीटर्स होते हैं, कई चीजों को सामूहिक रूप से देख के जो बेस्ट जजमेंट होता है वो लेना होता है।
अगर हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की स्ट्रेंथ को इग्नोर करके सब उनको कह देंगे धड़ाधड़ लोन दे दो, कोई एनपीए क्लासिफाई मत करो, हाँ बिल्कुल मत करो, इस टाइप पे मत करो, क्रेडिट करो। नहीं, अब सुन लीजिए ना, आपको मैंने सुन लिया, या तो मैं तो अगर आप वो पॉलिटिकल डिबेट है, मैं भी यहाँ पे पॉलिटिकली डिबेट दे दूं कि हाँ गरीबों को ट्रांसफर कर दो, एक ट्वीट कर दूं, बिल्कुल बिल्कुल पैसा ट्रांसफर कर दो, इससे अर्थव्यवस्था थोड़ी चलेगी। अर्थव्यवस्था चलेगी, समस्या विकट है हमारी। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और सब देशों की एक नहीं समस्या, हमारे पास सेकंड वेव बहुत सीवियर आई है, तो और हेल्थ प्रायोरिटी है, लेकिन इकोनॉमी भी उसकी, इसीलिए लॉकडाउन नहीं किया, इकोनॉमी की प्रायोरिटी भी समझते हैं। हर चीज में उसमें नुक्स निकालिए, इसमें डेट बढ़ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। अरे फैमिली में जब इमरजेंसी होती है, ट्रीटमेंट कराना होता है, तो लोग सब तरह के काम करते हैं, बोरोइंग करते हैं, गोल्ड तो करा है ना, सरकार ने करा है, इमरजेंसी है। आरबीआई ने भी आगे आके इतना सपोर्ट किया है, सरकार कुछ नहीं किया, मैं तो नहीं कह रहा कि फिस्कल स्टिमुलस नहीं देंगे, आरबीआई मैं काउंटर प्रोडक्टिव तो कोई संस्था ही नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोई फिस्कल स्टिमुलस नहीं देंगे सरकार। जी अच्छा गोपाल जी, प्रदीप जी एक मिनट रुकिए, मैं जरा दूसरे मेहमानों के लिए। गोपाल जी, आप ये कह रहे हैं कि उदय कोटक ने या सीआईआई ने जो सुझाव दिया है उससे आप सहमत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफर आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है। आप ही की पार्टी के एक प्रवक्ता ये कह के गए हैं कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाएगा लोग बैंक में जमा कर लेंगे, खर्चा नहीं करेंगे। अब मैं जरा एक मिनट दोबारा से मुकेश मोहन जी के पास चलता हूं। मुकेश मोहन जी, वो जो 3 लाख करोड़ का एक आप लोगों को दिया गया था लोन का तरीका, क्या हालत है उसकी? लेकिन नीरज जी, इसको थोड़ा डिबेट को ना थोड़ा पॉजिटिव वे में लेके चलना चाहूंगा। हम ये देखना चाहिए हमें कि क्या हो सकता है, मतलब हम कमी निकालें, कुछ एक तरफ की बात बोले, आखिर क्या होना चाहिए। मैं एक बात से बिल्कुल उदय कोटक जी से सहमत नहीं हूं, जहां वो कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ का जो ये फंड है इसको 5 लाख करोड़ कर देना चाहिए। और मैं जरा ध्यान से आप सुनिए, मैं क्यों ऐसा कहना चाह रहा हूं। देखिए, मेरे हिसाब से अभी जो एमएसएमईज हैं, एसएमबीज हैं, वो बहुत स्ट्रेस में है। अभी उनके ऊपर अगर और लोन का जो ये बोझ बढ़ा दिया जाएगा तो ये बहुत घातक होगा उनके लिए भी और बैंकों के लिए। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए इसका जो रीपेमेंट रखा वो 3 साल का है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं अगर बताना चाहूं कि किसी को हमने 5 करोड़ रुपए अगर दे दिए इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन में, तो उसको करीब 1.67 करोड़ तो प्रिंसिपल देना होगा हर साल, और लगभग अगर हम 9% से भी लगाएं तो लगभग 50 लाख रुपए इंटरेस्ट, यानी उसको हर साल 2.25 करोड़ रुपए का आउटफ्लो होगा इस 3 लाख करोड़ के देने के बाद ही। मुझे ऐसा कोई मैजिक समझ नहीं आता कि जो एमएसएमई पहले से स्ट्रेस में है और ये जो पैसा उसको अब दिया गया है, ना इसका कोई प्रोडक्टिव यूज है, ना इससे कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है, कैसे वो स्ट्रेस में जो पहले से यूनिट थी वो कैसे ये 2.5 करोड़ का एक एडिशनल आउटफ्लो कर पाएगी। मेरा एक सुझाव, अब सुझाव पर आते हैं। मैं समझता हूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये रीस्ट्रक्चरिंग की जो फैसिलिटी अनाउंस की है उसमें काफी चेंज करने की जरूरत है। पहला चेंज ये है कि ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो दी है पिछले साल, उसका भी रीस्ट्रक्चरिंग यहां पर होना चाहिए। दूसरी बात, जो 25 करोड़ तक के लोन के लिए उन्होंने कहा है कि केवल वहां तक के लोन ही रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये लिमिट हटा देनी चाहिए। अगर आप एमएसएमई की मदद करना चाहते हैं तो जो भी एमएसएमई है उनका जो भी लोन है उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी आप अलाउ कीजिए। दूसरी बात, जैसे प्रदीप जी ने कहा, शायद मैं उससे सहमत हूं कि अगर एनपीए का कुछ पीरियड बढ़ा दिया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 89 और 90 डेज में फर्क हो जाता है। 89 डेज तक सब ठीक है, 90 डेज होते ही बैंक को लिए वो एक कोरोना वायरस हो जाता है, अछूत हो जाता है। एक बात और, ये जो एनपीए कहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कि 31 मार्च को नहीं होना चाहिए, वो भी शायद मैं समझता हूं कि उसमें भी कुछ चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इसको हम वही रखते कि 31 मार्च 2020 का ही हम ये कट ऑफ रखते तो ज्यादा अच्छा था। एक और स्कीम की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। पिछली बार एक मिनट रुकिए आपने कहा कि जो 5 करोड़ का एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया कि 5 करोड़ का किसी ने लोन लिया है, 2.25 करोड़ तो उसका प्रिंसिपल होता है, 30-40 लाख रुपए ब्याज बनता है, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? बर्डन आएगा ना बैंक की बैलेंस शीट पे। मतलब इस समय इंडस्ट्री का जो टोटल लोन है वो 7,38,000 करोड़ रुपए एनपीए है इस समय, और बहुत सारी जो चीजें वर्ष पे पड़ी हुई हैं। आप लोगों को केवल संज्ञान में लाने के लिए मैं बता रहा हूं कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के एमडी एंड सीईओ ने कहा है, जगदीशन साहब ने मैक्वारी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में, कि मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि रिटेल लोन में डिलिक्वेंसी बढ़ रही है। इस बात को हम क्यों नहीं समझ रहे हैं?
मैं तो बहुत जानकार नहीं हूं, आप लोग मुझसे ज्यादा इकोनॉमी समझते हैं कि अगर स्थिति बिगड़ रही है तो पैसा डालने के सिवा क्या उपाय है आपके पास? होगा उससे एनपीए और बढ़ेंगे, बैलेंस शीट स्ट्रेस होगी, पैसे लाने पड़ेंगे, नोट छापनी पड़ेगी, लेकिन उसके सिवा कोई चॉइस है क्या आपके पास? अगर कोई इंडस्ट्री मर रही है उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन के सिवा क्या चॉइस है आपके पास? बताइए। आईबीसी में ले जाकर उसको बेच देंगे, 100 रुपए का माल 10 रुपए में बिकेगा, उससे क्या हो जाएगा? देखिए 20,000 पॉइंट यहां पे ये है, उसको संदर्भ में रख के मैं समझना चाहता हूं। 20,000 करोड़ बहुत छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद फिरोज जी के पास जाता हूं। हाँ 20,000 करोड़ का, जी मुकेश जी कंप्लीट करिए, फिर मैं फिरोज जी के पास जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूं कि 20,000 करोड़ का एक मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज और रिजर्व बैंक ने अनाउंसमेंट किया था, सबऑर्डिनेट डेट टू एमएसएमईज। आपको ये जानकर बड़ा दुख होगा कि उस 20,000 करोड़ में से अभी लगभग 25-30 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट ही हो पाया है। तो ये यहां हमें देखना पड़ेगा कि कमी कहां पर रह गई। क्या बैंकों ने इन एनपीएस की मदद करने में अपने हाथ पीछे खींच लिए, या जो एनपीए है ये वो वायबल नहीं थी? इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, आपने स्टैटिस्टिक्स का जिक्र किया कि ये डाटा जो है वो क्या है। अगर आप एमएसएमई मिनिस्ट्री की साइट पर जाकर देखेंगे तो वहां पता चलेगा कि 6 करोड़ 33 लाख यूनिट्स हैं वो एमएसएमई कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अभी जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का नया पोर्टल जो अनाउंस किया था सरकार ने, वहां पर केवल 26,42,250 यानी 26 लाख के करीब ही यूनिट है जो अभी रजिस्टर्ड हैं। प्रदीप जी इस बात को मेरी मानेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 जुलाई 2020 को एक सर्कुलर इशू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए अब केवल वो ही लोन प्रायोरिटी सेक्टर में कवर होंगे एमएसएमई के जिनके पास अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन होगा। मैं समझता हूं नीरज जी आने वाले समय में बैंकों के लिए ये बहुत ही कठिन समस्या आने वाली है, क्योंकि वो जो लोन है उनका रिक्लासिफिकेशन होगा अब, जो जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अगर 6 करोड़ यूनिट्स में से केवल 26 लाख यानी 5% से भी कम यूनिट्स के पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन है, बाकी सारा लोन अगर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में चला जाएगा तो बैंक्स को ये पैसा लगाना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और इन एमएसएमईज को नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। मैं समझता हूं इसके लिए शायद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और तो मुकेश जी वही बात तो आप कह रहे हैं ना, मैं वही तो बात आपसे कह रहा हूं कि इस परिस्थिति में आपके पास कोई बेटर वे हो तो बताइए। मैं एक बार फिरोज सर के पास चलता हूं। फिरोज जी कोई बेटर तरीका है क्या? इंडस्ट्री की हालत खराब है, टेक्निकल राइट ऑफ नाम का एक शब्द चलता है, एसबीआई का टेक्निकल राइट ऑफ जो है 2.25 लाख करोड़ का है, 1,72,000 करोड़। इसका मतलब उसको प्रोविजन फॉर कर रखा है। टेक्निकल राइट ऑफ का मतलब ये है कि यानी आप सोचिए कि किस हद तक आपके बैड लोन होने की संभावना है जिसको आपने प्रोविजन कर रखा है। जी मैं एक उदाहरण, तो बैंकों की बैलेंस शीट तो वैसे भी बहुत खराब होने वाली है। जी फिरोज साहब पूरा 10 मिनट से सुन रहा हूं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। ये वेंटिलेटर पेशेंट जैसा है। अगर पेशेंट को प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वेंटिलेटर पे चला जाता है और फिर चांस बहुत कम होता है। हम इंडस्ट्री का ऐसा ही हाल कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री को वेंटिलेटर तक ले जाते हैं, तब तक बैंक कोई सपोर्ट नहीं देता है और फिर कहता है एनपीए हो गया, होना ही है। तो उसका रास्ता ये है, जो मैं सिंपल भाषा में बताऊंगा, कि हमारे पास एक विंडो था कि इमीडिएटली वैक्सीनेशन करे, हमने नहीं किया। वो गवर्नमेंट की माने ना माने भूल है, और वो भूल के कारण हम पछता रहे, इंडस्ट्री पछता रही, लोग पछता रहे। अब एक प्लान बनाया जाए कि भैया चुपके 6 महीने में हम वैक्सीनेशन करेंगे, तब तक तो कुछ खोल नहीं पाएंगे। उसमें इंडस्ट्री का क्या फॉल्ट है? तो जब तक इंडस्ट्री का कोई फॉल्ट नहीं है, बेकारी का कोई फॉल्ट नहीं है, एमएसएमई का कोई फॉल्ट नहीं है, तो आप 6 महीने तक तो एटलीस्ट जो हमारा पे चेक है, हमारे कौन से मेन खर्चे है, चलो धंधा कम हो रहा है, हमको एम्प्लॉय को देना है, एटलीस्ट मिनिमम वेज तो देना है। भाई किसी को 10,000 नहीं देवे, 5-8,000 दे देवे। तो वो जो मिनिमम वेज का पे चेक प्रोटेक्शन अगर सरकार नहीं लाएगी तो आदमी क्या करेगा, एम्प्लॉय को छोड़ देगा, और एम्प्लॉय अगर नहीं रहेगा तो बेकारी बढ़ जाएगी। सिमिलरली एक इंडस्ट्री को चलने के लिए एनपीए न हो, कुछ उसको स्टिमुलस चाहिए। तो जो मैं नहीं कहता हूँ सब इंडस्ट्री को, काफी इंडस्ट्री अच्छा भी कर रही है, तो जो इंडस्ट्री अच्छा कर रही है उसके लिए कोई स्टिमुलस पैकेज की जरूरत नहीं है। पर जो इंडस्ट्री अच्छी नहीं कर रही है, रिटेल में है, एमएसएमई में है, जिसका धंधा रुका हुआ है, उनको कोई स्टिमुलस डायरेक्ट पैकेज नहीं मिला तो कैसे सर्वाइव करेगी? और इसमें अल्टीमेटली ये जब तक वैक्सीनेशन न हो, और आप कहते हो स्टिमुलस नहीं देना, तो इंडस्ट्री को वैक्सीन दे दो। आप हमको वैक्सीन जनवरी से नहीं दे रहे हो, हम देंगे, कहते हैं इंडस्ट्री को बोलते तुम जाके लाइन में खड़े हो जाओ, सीरम की लाइन में खड़े हो जाओ, फाइजर की। अब कहा जाए, जब सरकार को वैक्सीन नहीं मिली, हमको क्या मिलेगी? मैंने खुद ने फोन लगाए, कहते भैया नहीं मिलेगी, तुमको कैसे दे देंगे? तो मेरे हिसाब से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्ट पैकेज मिले। और ये मैं जो मोनिटोरियम लास्ट ईयर दिया था वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी हजार दिया।
अगर आप किसी को बोलोगे भाई हम तेरे को जो पैसा दिया है उसकी और लोन देंगे, उसका तो इंटरेस्ट दे, तो हम तो मार रहे हैं और उसको। तो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए, अगर लोन भी देना है तो इंटरेस्ट फ्री होना चाहिए। और मैं अभी भी मानता हूँ लोन इज नॉट द राइट वे। टाइम आ गया है, जो उदय कोटक साहब ने बोला है, डायरेक्ट जी स्टिमुलस, पेचेक प्रोटेक्शन इन द हैंड ऑफ द इंडस्ट्री। दो, आप कहो कि एम्प्लॉय आपके पास रजिस्टर है, हमारे कितने एम्प्लॉय, हम पीएफ काटते, ईएसआई काटते हैं, आप उनके अकाउंट में जमा कर दो, हमारे अकाउंट में मत जमा करो, चलो हमारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा, चलेगा, तो एम्प्लॉय को पैसा मिल जाएगा। तो एटलीस्ट जब तक मुझे यहाँ पे ये जोड़ना है कि देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। गोपाल जी आप इसको थोड़ा सा, मैं अभी एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आऊंगा तो मैं आपसे जवाब लूंगा। हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच रहे हैं जहां पे कोई एक शॉर्टकट हमको लेना पड़ेगा। इसलिए लेना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे आर्थिक फैसले आपको दिल पे पत्थर रख के लेने पड़ते हैं, लेकिन वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उससे निकलना ज्यादा जरूरी, उसकी कॉस्ट न लेने की कॉस्ट से बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको कि अगर आपने वो फैसला नहीं लिया तो। हमको आंकड़े दिख रहे हैं, और हमारे आंकड़े नहीं, सब आपके आंकड़े सर। 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 97 रुपए लीटर डीजल। गांव में डीजल ही इस्तेमाल होता है ना सर, कमर्शियल व्हीकल में डीजल है। ई वे बिल का नंबर आपको पता है 16 मई तक का क्या है? 1,96,00,000। और पहले महीने में क्या था? 6.5 करोड़। ई वे बिल आपके 1/4 रह गए हैं। मतलब बिजनेस एक्टिविटी एकदम खत्म हो रही है। उसमें अगर जान नहीं फूकेंगे तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इससे ज्यादा कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद इस पे सवाल पर जवाब लेंगे कि गोपाल जी की रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इतना हिकअप क्यों है कि हम बिल्कुल जैसे किताब में लिखा हम उसी हिसाब से चलेंगे, अलग से नहीं सोच पा रहे। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज बातचीत हो रही है इकोनॉमी की सेहत पर, क्योंकि ट्रिगर ये आया कि सीआईआई की तरफ से एक बयान दिया गया, जिसके बाद इस पे चर्चा शुरू हो रही है। और तमाम एजेंसीज के आंकड़े, तमाम जो अदर इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं उनके डेटा, ये सब इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है। उसको तुरंत एक अटेंशन की ज़रूरत है, और अगर अभी नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किल में फंसेंगे। गोपाल जी मेरा सवाल सुनिएगा पहले, फिर जवाब दीजिएगा। देखिए एक बहुत कड़वा सच है जो हमको सबको स्वीकार करना चाहिए, इंक्लूडिंग मी, कि वैक्सीन को लेकर के जो हमारी पॉलिसी थी, हमने बहुत लेट एज्यूम किया कि हमको बहुत बड़े पैमाने पे लगेगी, और हमने उसको देर किया। जो 2 हमारी कंपनियां थी, जो हमारी मतलब जो भारत में बना रही थी, उसको हमने बहुत लेट ऑर्डर्स दिए, और सिचुएशन यहाँ तक पहुँची कि अब हमको जून एंड तक इंतजार करना पड़ेगा जब सप्लाई दुरुस्त हो। अभी तो 15-20 लाख ही डेली लग रही है, जबकि हमें कम से कम 1 करोड़ रोज चाहिए। एग्जैक्टली मैं उसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ इकोनॉमी में। शायद अभी आप ये वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे चल सकते हैं कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, हो सकता है लॉकडाउन खत्म हो जाए तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए, उसकी कीमत कहीं ज्यादा होगी। गोपाल जी नहीं, नीरज जी देखिए आपकी बात ठीक है। अगर हम पोस्टीरिटी में देखेंगे तो बहुत सारे डिसीजंस में हम लोग बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। कई बार कह सकते हैं कि ये इस समय होता, ये होता। हमारे पास भी कई रीज़न है वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेके, स्टेट गवर्नमेंट अपोजिशंस के कई तरह के गलतफहमी और वो सब थी, और कई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इतनी स्ट्रांग वेव आएगी। मैं मुकेश मोहन जी की बात से एक बात जरूर आगे लेके जाना चाहता हूँ कि बहुत सारी, और इवन उदय कोटक जी के बहुत सारी जो स्कीम्स हमने अनाउंस की हैं सरकार ने, अभी वो ग्राउंड लेवल तक वो पहुंची नहीं है, उनका इम्पैक्ट नहीं आया है। अभी वो समय है, जैसे मान लो आपको यही बताएं कि 6 लाख करोड़ का हमने NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की है, तो वो कोई अभी इम्प्लीमेंट थोड़ी हो गया, अभी वो चल रहा है, उसका इम्पैक्ट आएगा। 3 लाख करोड़ के लोन की MSME की बात है, तो वो अभी पूरा थोड़ी हो गया। अभी ये जैसे ये जो सबऑर्डिनेट लोन की मुकेश मोहन जी ने बात की, मैं भी जानता हूँ बहुत कम बैंकों ने उसको आगे आके बात की। तो बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशनल पाइपलाइन में है, वह आएगी तो ठीक होगा। और मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या लिक्विडिटी क्रिएट करना इस वक्त की जरूरत नहीं है, जरूरत है। मैं आपको केवल यह बता रहा था कि सरकार उन स्कीम्स को कर रही है, राशन देना, किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना, सब्सिडी बढ़ा देना, अलग अलग तरीके से जो लोन्स वगैरह को जो वो है मनरेगा में पैसा ट्रांसफर करना, इवन सेक्टोरल PLI के अंतर्गत इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना और इंडस्ट्रीज को स्टिमुलस देना, ये कंटिन्यूसली
प्रोसेस है जिसके अंदर काम कर रहे हैं। हमने पहले भी जब पैकेज लाया था, ये नहीं कह दिया था कि ये अब 22 लाख 21 लाख करोड़ का लास्ट है। कंटिन्यूअसली सरकार की तरफ से वर्कआउट कर रहे हैं, जिस सेक्टर को जहां जरूरत होगा उसको इंप्रूव करेंगे। लेकिन एकदम ये कह देना कि सरकार के चैलेंज को ध्यान ना रखना, स्टेट्स को पैसा चाहिए, सब चीजों को चाहिए कि सरकार ना बिल्कुल इसको इग्नोर कर दे, जो मैं उदय कोटक जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये कह देना कि नोट छाप के बाद तो हेलीकॉप्टर मनी वाली बात को मैं अभी मैं जितना मैं बैंकों में भी काम कर चुका हूँ, एमएसएमई में भी कर चुका हूँ, सरकार के विभिन्न पॉलिसी मेकिंग कमिटीज में भी रहता हूँ, मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर मनी इस वक्त सरकार की स्थिति गोपाल जी मैं एक मिनट रोक रहा हूँ आपको सर। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसमें गलत कुछ नहीं है। अगर 2020 की जनवरी में हम बैठ के चर्चा कर रहे होते तो मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगती कि सरकार ने एक 5 लाख करोड़ की पाइपलाइन स्कीम लॉन्च की है, पूरे देश में गैस घर घर पहुंचाई जाएगी, इसके अलावा रोड्स का नेटवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने लाख करोड़, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत लॉन्ग जेस्टेशन वाली चीज़ें हैं। हमें इस समय मदद की ज़रूरत है। तो बहुत इजी तरीके, ये कोई नहीं कह रहा कि आप एक ऐसी स्कीम शुरू करें जो अनंत काल तक डायरेक्ट बेनिफिट देती रहेगी। एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको बूस्ट देना पड़ेगा। जैसे आजकल जो कोरोना के मरीज बहुत सीरियस हो जाते हैं तो उनको आप स्टेरॉइड देते हैं ना, सामान्य परिस्थिति में स्टेरॉइड नहीं दिया जाता, लेकिन इस समय देना पड़ रहा है क्योंकि उसकी जान बचानी है। वो क्या चीज है? आप इसको ये मान के चलिए कि हमको इकोनॉमी में एक स्टेरॉइड जैसी चीज देने की जरूरत है। आवश्यकता को डिनाई नहीं करे, लेकिन किस तरह से स्टेरॉइड देना है, कितना सर, आप पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर देर क्यों कर रहे हैं इतने बार? देखिए, अगर कोलेटरल डैमेज हो गया फिर देने का कोई फायदा नहीं ना सर। आप मुझे बताइए ना कि जो होटल, रेस्टोरेंट या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है पिछले 15 महीनों से नहीं खुली है, तो आप कब तक उसका इंतजार करते रहेंगे? मैं एग्जांपल के दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि आज जाके कल के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किसको क्या देना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो इंडस्ट्री एक साल से बंद पड़ी है उसकी क्या मदद आप कर पाएंगे, बताइए। तो खत्म हो गया ना वहां पे, उसका जो नौकर तो पता नहीं कहां चला गया होगा बेचारा। नीरज जी, होटल इंडस्ट्री को आज स्टिमुलस पैकेज दे के भी क्या होगा बताओ, जब पैसा आपकी ये जो लोअर स्टेटा है उसको बेनिफिट ट्रांसफर। फिर उस साहब बता तो रहे हैं कि उनको सरवाइव करने के लिए उनके एम्प्लॉइज को कम से कम कुछ मदद दीजिए। सर, वो बता तो रहे हैं आपको तरीका कि उनके धंधे चलाने के लिए आप कैपेक्स के पैसे मत दीजिए, लेकिन उनके एम्प्लॉइज को तो कम से कम रिटेन कराइए। मतलब आप बेसिक स्ट्रक्चर तो उनकी कंपनी का बचे, दे एम्प्लॉइज की सैलरी सरकार दे। कोई डायरेक्ट बेनिफिट अगर आप किसी को देंगे तो आदमी कम से कम सरवाइव करेगा। सर, आप शायद स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके यहाँ के आगे प्रवक्ता ये कहते हैं कि मैं डायरेक्ट पैसा दूंगा तो बैंक में जमा कर लेगा। अरे खाने का नहीं, यहाँ पे बैंक में कहां से जमा कर लेगा? मैं इसकी बात नहीं कह रहा, मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैं लोअर स्टेटस नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये सोच की इस समय गरीबों को थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की जरूरत है। रोजगार आप जो गलत कह रहे हैं सर, दाल चावल से जिंदगी नहीं चलती है सर, दाल चावल से जिंदगी नहीं चलती है। प्लीज, हम 21वीं सदी में खड़े हैं और हम केवल 5 किलो अनाज देके देश को विश्वगुरु नहीं बना सकते। उसके लिए लोगों को दौड़ाना पड़ेगा और दौड़ने के लिए प्रोटीन चाहिए। बात समझ रहे हैं? मैं प्रतीक के रूप में सब बातें कर रहा हूं। एक मिनट रुकिए जरा। सिद्धार्थ जी, कैसे धंधा पानी आप लोग अपना चला रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे? अभी तो आप इतना रो रहे थे कि सब एकदम चौपट हो गया, माल नहीं आ रहा, इधर से उधर से शिपिंग बंद है, एयरलाइंस बंद है, तो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं आप? सर देखिए, सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल से हो रही है किसी भी बिजनेस की, सिर्फ मेरा ही नहीं आप ले सकते एग्जांपल। बहुत बड़ी चर्चा हुई है, इसलिए थोड़ा मैं भी 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। नीरज जी, आपने जो बात कही, जो आपने समस्या बोली, बिल्कुल ठीक बोली। ये जो हम बातें, अगर हम ये जनवरी में 2020 में या लास्ट ईयर के लॉकडाउन पे हम कर रहे होते, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ आ रहा है, तो अब तक वो एक आम जगह, एक आम व्यापारी के पास पहुंचा क्यों नहीं अब तक वो पैसा? क्योंकि हमें 10 लाख 20 लाख करोड़ नहीं चाहिए। और हर चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 2 पहलू होते हैं इस चीज के अंदर। ये जो हम बात सारी कर रहे हैं इकोनॉमी में पैसा डालने की, इतना पैसा आएगा, ड्रेन पे जाएगा और वो पहुंचते पहुंचते 2 साल लग जाएगा, सर उससे हमें इमीडिएटली कोई भी बिजनेस, मेरा बिजनेस हो, किसी का बिजनेस हो, उसको रिवाइवल नहीं मिलेगा। अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अब हो सकता है अगले हफ्ते लॉकडाउन खुले, जब लॉकडाउन खुलेगा एम्प्लॉयज आएंगे, अपनी तनख्वाह मांगेंगे। किसी बिजनेस के पास आज पैसा नहीं है देने के लिए, किसी भी मिडिल लेवल बिजनेस के। क्यों नहीं है? सबका हेल्थ बजट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कोरोना के इलाज में, महामारी में अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखना, खुद की फैमिली का ध्यान रखना, किसी के पास कैश फ्लो नहीं है। सेकेंडली, लोन लेना, एमएसएमई को लोन एक्स्ट्रा और देना, एक तो वो समाधान नहीं है।
और सेकेंडली बहुत सारे ऐसे व्यापार हम क्यों भूल जाते हैं जो लोन लेके नहीं चल रहे, जो फैमिली बिजनेसेस है इंडिया में जो बिना लोन के भी चल रहे हैं, उनका कैश सरप्लस जो उनके पास था, जो पिछले साल कोरोना की महामारी को लड़ने के दौरान इस्तेमाल हो गया या थोड़ा बहुत और क्रेडिट हुआ, इस महामारी ने उसको भी खत्म कर दिया। सबकी कमर बिल्कुल टूट चुकी है इस समय। हमें सिर्फ बातें नहीं चाहिए। और जो आप सारे मेरे से इतने आज पहले स्पोक्समैन रहे, सारे बहुत लर्नेड लोग रहे, मैं उनकी किसी बात को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करूंगा क्योंकि उम्र में भी छोटा हूं और उनके एक्सपीरियंस से भी छोटा हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। क्या सरकार कोई ऐसी नीति लाई है जिसमें पैसा नहीं चाहिए लेकिन नीति बन जाए बिजनेसमैन को जिंदा रखने के लिए? क्या सरकार ने कोई ऑक्सीजन पैकेज सोचा है बिजनेसमैन के लिए? फॉर एग्जांपल सबको सरकार ने क्या ऐसा पैकेज सोचा है, अनाउंस करा है कि एक छोटे व्यापारी के पास जिसके पास 10 एम्प्लॉई है, जिसके पास 10 से लेकर 100 एम्प्लॉई है, जिसके पास 100 से लेकर 1000 एम्प्लॉई है, उसमें उनको अपने एम्प्लॉयर को थोड़ा सपोर्ट करे और अपनी तनख्वाह 50% ले, या जो मेनली जो आजकल प्रॉपर्टी चल रही है, रेंटल्स है, टेनेंट्स है, 1-1, 2-2 लाख रुपए हर शोरूम का, हर दुकान का, हर रेस्टोरेंट का किराया है, पीवीआर के किराए चल रहे इतने। क्या सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी कोई बनाई है जो अगले हफ्ते से हम यूज कर सके उस पॉलिसी को, जहां पर हम रीस्ट्रक्चरिंग कर सके अपने रेंट्स की, अपने टेनेंट्स को बोला जाए ठीक है आप कोर्ट केस में मत जाना, आप लैंड लॉर्ड को बोला जाए इसको भी खाली मत करना, इसको मौका दो, आपका जो रेंट 3 महीने का एक्रू हो गया आप उसको 1 साल तक डिवाइड करो, रीस्ट्रक्चर करो। पर्सनल लेवल पे ये काम नहीं हो सकता, ये काम भी सरकार को करना है। ये आरबीआई नहीं करेगा काम, ये काम सरकार की एक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग बॉडी करेगी ताकि देश में हाहाकार ना मचे और एक रिवाइवल पैकेज मिले। रिवाइवल पैकेज सिर्फ लोन लेना इज नॉट द सॉल्यूशन। हम लोन लेने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, मैं लोन लेना ही नहीं चाहता। जब मैं आज एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, मैं इनकम ही नहीं जनरेट नहीं कर पा रहा, तो मैं लोन लेके इनकम कहां से जनरेट कर पाऊंगा? जी एग्जैक्टली जब धंधा ही नहीं तो लोन लेके करे क्या? मैं एक और एग्जांपल देता हूं, उसके बाद फिर साहब आपके पास आता हूं। जैसे इस समय आप महाराष्ट्र में लीजिए, मुंबई में लीजिए, आप दिल्ली में का मुझे बहुत आइडिया नहीं ग्राउंड लेवल पे क्या होगा, लेकिन मुंबई का मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी टैक्सीज वगैरह बंद नहीं की गई, खूब चल रही हैं, लेकिन उस टैक्सी वाले के पास सवाल ही नहीं है, खड़ा रहता दिन भर, गैस भराता उसका पैसा नहीं निकाल पाता। तो आप ये कह सकते नहीं कि अरे इकॉनमी देखो हमने पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया इसलिए इंपैक्ट नहीं है। सर पूरा इंपैक्ट है, उतना ही इंपैक्ट है जितना पिछली बार था। वो खड़ा रहता है दिन भर, सुबह शाम तक, 100 रुपए की कमाई उसकी नहीं होती है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए थे उसका धंधा चल रहा होगा? अरे कैसे चल रहा होगा, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। सो ये एक डिफरेंट तरीके की समस्या है। कोई इससे बेटर उपाय हो सकता, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप उदय कोटक की बात माने, उससे भी कोई बढ़िया आइडिया आप दे सकते हैं, लेकिन इस समय बहुत जरूरत है इसको देने की। लेकिन एक मिनट मुकेश जी, आपने एक बात जो कही मुझे उस पर थोड़ा सा और पिन पॉइंट करना है आपको। आप ये कह रहे हैं कि वो 3 से 5 लाख न किया जाए, वो 3 लाख ही रहे, लेकिन मुझे ये बताइए जब धंधा चल नहीं रहा लोगों का तो वो कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे? मोरेटोरियम खत्म हो रहा है उनका, वो कैसे अपना कर्जा चुकाएंगे? आपको लगता है कि उनकी इतनी आमदनी होगी कि वो अपना पुराना कर्जा, नया कर्जा, एम्प्लॉय सैलरी सब मिला के फिट कर लेंगे? मैं शायद आपकी बात का जवाब अपने पहले उसमें ही दे चुका हूं। मैं यही कह रहा हूं, जैसे मेरे पहले वक्ता ने भी कहा कि भैया हमें लोन नहीं चाहिए, लोन देकर क्या हो रहा है। जैसे मैं ये कहता हूं कि बेटा तो बर्बाद होगा, साथ साथ पिताजी भी बर्बाद हो जाएंगे। क्या होगा, ये जो 20% का लोन जब खराब होगा क्योंकि इसका रिपेमेंट नहीं हो पाएगा, तो वो जो मेन लोन जो है, जो 80% है, वो भी एनपीए हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है कि ये जो 3 साल का आपने रिपेमेंट पीरियड दिया, इस पीरियड में मुझे नहीं लगता कि कोई इस लोन को वापस कर पाएगा। इस लोन का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाइए, इस लोन की अवधि बढ़ाइए और लोन देने की अभी, क्योंकि अभी बिजनेस में जरूरत नहीं है पैसे की। जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि भैया जो बिजनेस के लिए यानी वर्किंग कैपिटल का जो फंड्स है, हमें अभी रॉ मटेरियल के लिए अभी पैसा नहीं चाहिए। 2-3 काम बहुत इंपॉर्टेंट, जो पैसा फंसा हुआ है चाहे वो सरकार में हो या वो बड़ी कंपनीज में हो, कुछ लिटिगेशन के लिए ऐसा होना चाहिए। मैंने जाने कितने केसेस इतने देखे हैं, ये मेरे दिल के बहुत करीब है कि जो डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई है वो ही अगर दिला दिया जाए इन एमएसएमईज को समय से, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक मदद होगी। एनसीएलटी की जो लिमिट है 1 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई। डिलेड पेमेंट किस चीज का मुकेश जी? डिलेड पेमेंट किस चीज का? 1 मिनट मुकेश जी, ये डिलेड पेमेंट किस बात का, किस चीज का पैसा बाकी है आपका? सर ये जो एमएसएमईज अपना माल सप्लाई करती हैं या कोई सर्विसेज देती हैं, आप देखिए 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो सकता है सरकारी डिपार्टमेंट में, पीएसयूज में फंसा हो। जो लार्ज कॉर्पोरेट्स हैं उनके पास इनका पैसा फंसा हुआ है, वो लिटिगेशन करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। सरकार ने बनाया, एमएसएमई मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही अच्छा एक साधन बनाया। उन्होंने कहा कि माइक्रो, स्मॉल
फैसिलिटेशन काउंसिल हम बना देते हैं, वहां पर उन्होंने कहा एक्ट में कि 90 दिन के अंदर भैया इसका डिसीजन करें, लेकिन वो भी स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर 2-2, 3-3 साल तक अटका रहता है। उनका अपना पैसा मिल नहीं रहा है, हम उनको और लोन दे देंगे तो ये और उनको फंसाने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कोटक जी की बात से सहमत नहीं हूं कि ये 3 लाख करोड़ की जगह उनके ऊपर और कर्जा बढ़ा दिया जाए जिससे उनका ये अकाउंट खराब हो जाए। इस समय लोन की जरूरत नहीं है। एक चीज और, बस नीरज जी 1 मिनट और लूंगा। आपने जो बात कहा था रिटेल लोन सर जल्दी नहीं, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड ओनली। 30 सेकंड में एचडीएफसी बैंक में जो आपने बताया, उन्होंने कहा कि रिटेल लोन की डेलिकेंसी, रिटेल लोन हम बोलते हैं हाउसिंग लोन, कार लोन, इनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब रोजगार छिन जाएंगे तो हमने जो अपनी फ्यूचर इनकम डिस्काउंट कर रखी है उसमें जब हमें सैलरी नहीं मिलेगी, उनकी ईएमआई नहीं जाएगी, तो उसमें अकाउंट एनपीए होने लाजमी है, जरूरी है। जी फिरोज सर, कमेंट आपका, उसके बाद फिर गोपाल जी जवाब देंगे सारे सवालों का। ये पेचेक की तो मैंने बात कर ली। एक और मैंने मुद्दा छेड़ा था, वो एक्सपोर्टर का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो एमईआईएस स्कीम है। हमारा लास्ट ईयर तक एमईआईएस स्कीम था, उसमें इंडस्ट्री एक्सपोर्टर को 3 से 60% एमईआईएस मिलता था। उसमें डब्ल्यूटीओ में कोई प्रॉब्लम हुआ, सरकार ने बोला इसको रॉडटेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, एमईआईएस बंद है, रॉडटेप आया नहीं है। अभी एक पैंडेमिक है, ये बेनिफिट मिल रहा था, मैं कोई नया बेनिफिट और कोई नया स्टिमुलस तो मांग ही नहीं रहा हूं। वो जो बेनिफिट मिल गया था वो उसको देने में क्या प्रॉब्लम है? एक्सपोर्टर के एमईआईएस के न मान के करोड़ों रुपए पके हुए हैं। अब वो हमारी लिक्विडिटी एक्सपोर्टर की गवर्नमेंट के पास पड़ी। अब मेरे को समझा है कि वो पैसा जो मेरा पैसा है वो मेरे को देने में क्या हर्ज है, और जो नया रॉडटेप अनाउंसमेंट हुआ है वो मेरे को देने में कैसा हर्ज है? गवर्नमेंट बोल रही आएगा, कर देंगे, पुराना पैसा दे देंगे, तो ऐसे लिक्विडिटी हमारी अटक जाती है। गवर्नमेंट किसी ने सेल किया है, गवर्नमेंट से पैसा आना बाकी है। तो मैं कहता हूँ, एक तो मैंने पहले बोला पेचेक प्रोटेक्शन डायरेक्ट स्टिमुलस पैकेज होना चाहिए, एम्प्लॉय के खाते में जमा करा दो, हमारे में नहीं। जी 10,000 जी फिरोज साहब रुकिए, गोपाल जी की बारी, गोपाल जी को जवाब देने बहुत सारे। गोपाल जी हमारा पैसा फंसा हुआ है, संक्षेप में सर जवाब दे दीजिए। हाँ, जी ठीक है फिरोज साहब, गोपाल जी संक्षेप में जवाब, गोपाल जी को जवाब देने दीजिए। जी हाँ, मैंने बहुत सारे सुझाव सुने, बहुत महत्वपूर्ण है, वो होने चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं, सरकार क्या है? सरकार भी बहुत सारे डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस मिनिस्ट्री सब हैं। तो सारी चीजों को, असली प्रॉब्लम यह है कि इम्प्लीमेंटेशन में और स्ट्रेंथन करना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और इम्पोर्टेंट लानी है। और मैं इस बात से जरूर यहाँ पे समर्थन करता हूँ कि जो लोअर स्ट्रेटा है, जो जिसको कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड, उसके लिए सरकार को और सपोर्टिव स्कीम्स और लानी पड़ेगी, क्योंकि उनके यहाँ खाना पीना ये भी बहुत जरूरी है। इस वक्त हेल्थ और लोअर स्ट्रेटा ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी का बात है। उसके बाद सर उसी के लिए तो कह रहे हैं वो कोटक साहब, उसके लिए मैं तो आपको कोटक साहब उसी के लिए कह रहे हैं लोअर स्ट्रेटा को दीजिए। तो मैं जो सीधा वो सरकार की वेरियस, वो लोअर स्ट्रेटा के तो कह रहे हैं ऑलरेडी, वो स्कीम्स कर रहे हैं ऑलरेडी। ये जो कह रहे हैं, जो उसका सोल्यूशन बता रहे हैं कि नोट छाप के आप उसको कर दीजिए, फिर ये 3 लाख वाला लोअर स्टेटा का नहीं है ना। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें उनके सजेशन नहीं, वो नोट छापने की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी बैलेंस शीट स्ट्रेच होगी, आपको मॉनेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो संदर्भ में कहा गया कि आप अपनी डेफिसिट बढ़ा के करिए, जैसे भी करना आपको करिए, लेकिन आपको करना पड़े। उनका संदर्भ ये था। हाँ नहीं, सरकार को पैसे की जरूरत है, कहां से आएगा? तो आपको बजट को बनाना पड़ेगा ना, धीरे धीरे सब चीज के सरकार इसको। सर देखिए, आपत्तिकाल, सर समय खत्म हो रहा गोपाल जी, आपका पॉइंट टेकन है। जब बहुत कठिन समय होता है तो वहां पे कुछ नए तरीके सोचने पड़ते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत होते हुए भी असहमत हूं, क्योंकि ये जो आप तरीके बता रहे हैं सर, ये बहुत रूटीन थिंकिंग में ये सब चीज़ें होती हैं और गलत नहीं है, ऐसा सारी दुनिया से चलती है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ती है। मैं एग्जांपल कोट करता हूँ, यूएस में कितना पैसा झोंका गया है, लोगों की पर्सनल जेबों में $1500 $1400 हर फोर्टनाइट जा रहा है। मत कोट करिए, मत सीखिए अमेरिका से, अपना एक फार्मूला निकाल लीजिए। मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं आप उसको कॉपी करें, लेकिन अपना एक तरीका निकालना पड़ेगा। क्योंकि इस डिबेट का अंत मैं उन 2 बातों से करना चाहता हूं कि जब एचडीएफसी बैंक जैसा इतना मजबूत बैंक ये बात कह रहा है तो चिंता करनी चाहिए। अगर मुकेश मोहन जी कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है सभी की तरफ से, तो चिंता करनी चाहिए। अगर 100 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है तो चिंता करनी चाहिए। अगर महंगाई होलसेल में 10% है तो चिंता करनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप कारपेट में नहीं दबा सकते, ये कहीं ना कहीं सामने आएंगी और इनकी कॉस्ट बहुत बड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए सी न्यूज़ आवाज़।